हे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो गैस करो, बिल गेट्स हर दिन कितना कमाते होंगे? हर दिन $100,000, $1 मिलियन। वेल, अगर एक इंसान हर दिन $1 मिलियन भी कमाएगा तो पूरे साल में $360 मिलियन कमा पाएगा। अपना टाइम, अपने पैसे, अपनी एनर्जी, इन सारी चीजों को अगर हम सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो हम इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। देखो, आज मैं आपके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एसेट्स बताने वाला हूँ जो हाँ शायद आपको बिल गेट्स बनने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन बिल गेट्स जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं और जिनकी वजह से ही वो इतने अमीर बन पाए हैं, आपको भी वो सही डायरेक्शन में जाने में हेल्प करेगा। बिकॉज ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो लोग पैसे कमा के बस उसे खर्च करते हैं। पर आपको पता है, बस 2019 में बिल गेट्स ने $16 बिलियन अर्न किए थे, जिससे अगर आप उनकी पर डे इनकम निकालो तो 2019 में उनकी पर डे इनकम $43.8 मिलियन थी। अब ये सुनने में कितना इम्पॉसिबल सा लगता है ना, बट ये इम्पॉसिबल इसी लगता है क्योंकि हमारी थिंकिंग बहुत लीनियर है। हमें लगता है कि कमाने के लिए बस एक इंसान को काम करना चाहिए और जितना वो काम करेगा उतना पैसे कमाएगा। बट सच तो ये है कि अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो बस काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सही जगह इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत जरूरी है, अपनी लाइबिलिटीज खरीद के। बट आज जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको पैसे सेव करना, उसे इन्वेस्ट करना सिखाएगा। सो आज मैं आपके साथ 13 सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, जो आपको एक सही इन्वेस्टर मेंटालिटी बनाने में हेल्प करेगी आपकी। नंबर 1, स्टॉक्स ऑफ बिजनेस। अगर आप लक बाय चांस कोई एक बहुत सारे पैसे लगाने से बेटर म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स का यूज करके आप कई सारी अलग अलग कंपनीज में अपने पैसे को डिवाइड कर देते हो, जिससे कि रिस्क बहुत कम हो जाता है। हाँ, रिवॉर्ड भी कम होते हैं बट रिस्क भी कम होता है। थर्ड, एफडी एंड कॉर्पोरेट एफडी। बचपन से ही मैंने सभी बड़े बूढ़ों से ये बात सुनी थी कि जब भी आपके पास पैसे आता है तो आप उसे एफडी करा लो, वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आज भी कई लोग एफडी को बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज एफडी एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पैसे नहीं डूबते हैं। यहाँ जो आपके पैसे डूबने के चांसेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, बट स्टिल इसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बोलना गलत है। पर हाँ, ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एफडी से जो रिटर्न मिलता है वो यूजुअली 5 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है, जिसे अगर इन्फ्लेशन से कंपेयर करें तो अगर साल में हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन 6% के आसपास होता है, तो अगर आपको एफडी से 5 से 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो टेक्निकली आपके पैसे ग्रो नहीं हो रहे हैं, वो उतने के उतने ही हैं। हाँ, वो कम भी नहीं हो रहे हैं बट वो ग्रो भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। आपके टाइम पे आपको एफडी से बेटर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप कॉर्पोरेट एफडीज में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ आप अपने पैसे एक कंपनी को उधार देते हो जो बदले में आपको इंटरेस्ट देती है, जहाँ आपको नॉर्मल एफडी से 1 से 2% ज्यादा रिटर्न्स मिलता है, जो टेक्निकली आपको इन्फ्लेशन बीट करने में बहुत हेल्प करेगा और 1 से 2% आपके पैसे ग्रो करने में भी आपकी हेल्प करेगा। फोर्थ, पीपीएफ ईपीएफ। प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट मैनेज सेविंग स्कीम है, जहाँ बेसिकली आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हो। प्रोविडेंट फंड 2 टाइप्स के होते हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहाँ कोई भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है और अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना स्टार्ट कर सकता है। वहीं ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जहाँ अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपकी कंपनी ऑटोमेटिकली आपके फ्यूचर के लिए इस फंड में पैसे इन्वेस्ट करेगी। अब इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है रिटर्न्स के हिसाब से, इसलिए ही मैंने इन्हें सेम पॉइंट में ऐड करा है, क्योंकि इससे आपको ऑलमोस्ट सेम 7.5% to 9% रिटर्न्स मिलते हैं, जो इन्फ्लेशन को अगेन जस्ट बीट करता है। पर ये भी एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहाँ आपको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिलता है। बट याद रखो, ये मेनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जहाँ आप आसानी से अपने पैसे निकाल नहीं सकते हो। पीपीएफ में आपको मिनिमम 15 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना पड़ता है। वहीं ईपीएफ में आप तब तक पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो जब तक आप अपनी जॉब छोड़ नहीं देते। तो इसे आप एफडी का एसआईपी वर्जन भी बोल सकते हो, जहाँ आपको सेफ्टी और रिटर्न्स तो सेम मिलते हैं पर आप मंथली अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो। सो अगर आप लॉन्ग टर्म में एफडी से बेटर रिटर्न अर्न करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फिफ्थ, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप सेफ रहते हुए 7 से 8% से ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो एनपीएस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ना। जैसे कि इसके नाम में ही पता चलता है कि ये मेनली आपके रिटायरमेंट के लिए है, जहाँ अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो पीपीएफ और ऐसा बिजनेस खरीद लो जो बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है, बहुत कमा के देता है, तो वो एक अकेला बिजनेस आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बिजनेस कोई बेचेगा क्यों, और बेचेगा भी तो इतने ज्यादा में बेचेगा कि आप खरीद नहीं पाओगे। और इन्हीं प्रॉब्लम्स और नीड्स को समझते हुए स्टॉक्स पिक्चर में आता है। बिकॉज सच तो ये है कि जो सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि उसे दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग भी खरीद नहीं सकते, और खरीदना उनके लिए समझदारी है भी नहीं। जेफ बेजोस का एग्जांपल देखे तो जेफ बेजोस अमेज़न के सिर्फ 11% के मालिक है। इसके बाद भी वो दुनिया के रिचेस्ट इंसान है, और रिचेस्ट इंसान होने के बाद भी वो पूरे अमेज़न को नहीं खरीद सकते हैं। और खरीदना समझदारी भी नहीं है, बिकॉज समझदारी ये होती है कि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना, मतलब अलग अलग कंपनीज के शेयर्स बाय करके रखना, जिससे कि रिस्क कम हो। जो समझदार लोग होते हैं वो लोग हाईली सक्सेसफुल बिजनेस के थोड़े थोड़े पार्ट्स खरीद के रखते हैं, स्टॉक्स खरीद के रखते हैं। लाइक एग्जांपल, अगर एक इंसान के पास एप्पल के स्टॉक्स है तो जब भी कोई एक आईफोन खरीदता है
तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उस इन्वेस्टर का फायदा होता है। जहाँ ज्यादातर लोग एप्पल का यूज बस कंज्यूमर बन के करते हैं, वहीं एप्पल में जो इन्वेस्ट करता है उसके स्टॉक्स खरीद के, वो कहीं ना कहीं हर सेल से लॉन्ग टर्म में फायदा उठाता है, बिकॉज उसके स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते हैं जो उसे फायदा देता है। एग्जाम्पल दो तो अगर किसी समझदार इंसान ने 1980 में एप्पल में इन्वेस्ट किए होते, बस $220 के स्टॉक्स खरीदे होते, तो आज उनकी वर्थ $1,80,000 से भी ज्यादा होती। ऐसे ही अगर आप सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो वो आपको बहुत फायदा दे सकते हैं। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। वैसे तो देखो, स्टॉक्स काफी हाई वैल्यू एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा वेल्थ जनरेट करके दे सकते हैं, बट बात यही है कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसे डालने से डरते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज बहुत रिस्की होती है, जो सही भी है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है ये पता होना बहुत मुश्किल होता है, और इस रीजन की वजह से ही वो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। बट म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स का यूज करके आप स्टॉक्स के रिस्क को कम कर सकते हो। मतलब किसी एक कंपनी में अपने पूरे पैसे डालने के बजाय आप बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में एक साथ पैसे डालते हो। जैसा वॉरेन बफेट का भी फेमस कोट है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। वेल, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स आपके लिए यही काम करता है, बस किसी एक कंपनी में अपने बहुत अच्छा काम करेगी, पक्का है। इसलिए इन कंपनीज में कुछ पैसे इन्वेस्ट करना बहुत समझदारी होती है, आपके पैसे डाइवर्सिफाई करने के लिए और अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। बट पहले प्रॉब्लम यही होती थी कि हम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो अगेन IND मनी सॉल्व कर रहा है। इसकी हेल्प से आप यूएस स्टॉक्स भी खरीद सकते हो। आपको पता होगा यूएस स्टॉक मार्केट में आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हो, यानी ऐसा जरूरी नहीं आपको एक शेयर खरीदना ही होगा, आप एक शेयर का भी फ्रैक्शन खरीद सकते हो। प्लस अच्छी बात यह है कि IND मनी से आप जीरो कमीशन जीरो ब्रोकरेज के साथ यूएस स्टॉक्स को परचेज कर सकते हो। 8th इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, ये ट्रेडिशनल स्टॉक्स और बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो कि वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से डील करता है। ये वेरी हाई रिस्क एसेट है, जहां आपको कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता। सेबी और RBI इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता है, जहाँ पे EPF के कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, बिकॉज ये अराउंड आपको 8 से 13% तक के रिटर्न दे सकता है। अब ऑब्वियसली जहाँ रिटर्न ज्यादा है वहाँ रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि आपके अराउंड 75% पैसे इक्विटी यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते हैं और बाकी 25% कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी सेफ इन्वेस्टमेंट में डाले जाते हैं, इसलिए यहाँ रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। अब ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है, जहाँ आप अपने पैसे को अपनी रिटायरमेंट एज से पहले नहीं निकाल सकते हो। प्लस जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो भी आप अपने अमाउंट का 60% ही विड्रॉ कर सकते हो, बाकी का 40% आपको मंथली पेंशन के फॉर्म में मिलता रहता है। तो अगर आप सिर्फ अपनी रिटायरमेंट पर फोकस करना चाहते हो ताकि उसके बाद भी आपको मंथली इनकम आती रहे, तो ये आपके लिए ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से इसमें आपको टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिलता है। PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। दोस्तों, जब आप अपने म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है कि आपके जैसे ही कई सारे इन्वेस्टर्स के पैसे मिला के वो पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए जमा होते हैं। फिर म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उन सभी पैसों को एक साथ इन्वेस्ट करा जाता है, जिसके बदले में आपको कुछ यूनिट्स मिलते हैं, और फंड मैनेजर जो होता है वो आपके पैसों के साथ बाकी सारे इन्वेस्टर्स के भी फंड को एक साथ ही मैनेज करता है, जहां आपको कुछ नहीं करना होता। वहीं PMS में क्या होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो अलग से मैनेज किया जाता है, जिसके लिए पोर्टफोलियो मैनेजर अलग से पैसे चार्ज करता है। यहाँ आपका अलग से डीमेट अकाउंट खुला जाता है और आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। अब म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर PMS में आपको मिनिमम 50 लाख इन्वेस्ट करने होते हैं, जहां आप अपने स्टॉक्स को सेल करने का कंट्रोल खुद अपने हाथ में भी रखते हो और अपने पोर्टफोलियो को इन डेप्थ एनालाइज कर सकते हो। आपको पता रहता है कि आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजर आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में आपकी हेल्प करता है। अब देखो, अभी तक मैंने आपको कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता दिए हैं। ना इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होने की वजह से एक इशू जो काफी इन्वेस्टर्स फेस करते हैं वो ये है कि जो लोगों के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं। लाइक बहुत से लोगों के पैसे कुछ फिक्स डिपॉजिट में होते हैं, स्टॉक्स में होते हैं, बॉन्ड्स में होते हैं, प्रोविडेंट फंड में होते हैं, सेविंग अकाउंट में होते हैं, लोन्स पे होते हैं, और ऐसे ही जो पैसे होते हैं वो बहुत अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड होते हैं, जिन सबको एक साथ ट्रैक करना कि कहाँ कितने पैसे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, ये सब एक साथ पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने खुद भी ये इशू फेस किया है, पर अब मुझे ये इशू फेस नहीं करना पड़ता है IND मनी की वजह से, बिकॉज IND मनी ऐप का यूज करके अब अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, FD, सेविंग अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर, ये सब एक साथ, और उसे कुछ फाइनेंसेस की नीड हो तो आप उसके लिए भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके प्रॉफिट्स के कुछ शेयर्स ले सकते हो, पेपर्स पे लिख के। ऑब्वियसली देखो, बिजनेस में इन्वेस्ट करना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है। अगर आपको अच्छे बिजनेस मिल जाते हैं, समझ में आ जाते हैं कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है, अच्छे प्रॉफिट देगा, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए। और सबसे बेस्ट, आपको खुद भी एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करना ही चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है पैसे कमाने का, अमीर बनने का, और बहुत अमीर बनने का। इसीलिए अपना खुद का बिजनेस, अपने रिलेटिव या जो भी बिजनेस आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है उसमें भी आप जरूर इन्वेस्ट करो। 12th, क्रिप्टो करेंसी। एंड में मैं सबसे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, जो है क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन, रिपल, इथेरियम, ये सब चीजें आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, जिसकी हेल्प से बहुत सारे लोग रातों रात मिलियनर्स भी बन रहे हैं।
बट क्योंकि इसके अंदर इतने हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। बट ये भी सच है जो क्रिप्टो करेंसी के पीछे की टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। सो आप खुद रिसर्च करके इसके बारे में अच्छे से समझ के इससे रिलेटेड भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थोड़ा बहुत अपना पैसे का परसेंट इसके अंदर भी डाल सकते हो अगर आपको लगता है कि ये फ्यूचर हो सकता है तो पैसों का। लास्ट 13 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताओ, जो शायद मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। आपके हिसाब से वो कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके हिसाब से, जहाँ आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो या आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहोगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक समझदार इन्वेस्टर वही होता है जो कई सारी अलग अलग जगह पे अपने पैसों को डाले ताकि उसका रिस्क कम से कम हो सके। और ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसा करते ही है, वो लोग अपने पैसों को कई अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स और कई अलग अलग जगह, जिसकी वजह से ही सब चीज को मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, उन्हें ट्रैक करना, उनकी परफॉर्मेंस। स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाती है, एंजल इन्वेस्टिंग की जाती है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेस या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करके हाई रिस्क लेके अपने पैसे को बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहता है। तो AIF के सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम 1 करोड़ रुपीज होने चाहिए, एक्सेप्ट एंजल इन्वेस्टिंग के लिए, जहाँ की मिनिमम रिक्वायरमेंट 25 लाख की होती है। 9th ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आपने निफ्टी 50, सेंसेक्स, S&P 500 जैसे टर्म्स को बहुत बार सुना होगा। कई लोगों को लगता है कि यहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मुझे भी एक टाइम पर लगता था। पर आप इन इंडाइसेस को खरीद नहीं सकते हो क्योंकि ये कोई स्टॉक या फंड्स नहीं है, ये सिर्फ एक इंडेक्स है जो हमें स्टॉक मार्केट या किसी भी सेक्टर की डिटेल्स देता है। जैसे कि निफ्टी 50 से हमें पता चलता है कि टॉप 50 कंपनीज कौन सी है जो इस वक्त सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है। अब ETF ऐसे फंड होते हैं जो इन इंडाइसेस को रेप्लिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनीज है और हर कंपनी का अलग अलग वेटेज होता है और निफ्टी इन सभी कंपनीज की परफॉर्मेंस बताती है। जैसे अभी के टाइम पर निफ्टी 50 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का 9.83% वेटेज है और HDFC का 9.29। इसी तरह इन्फोसिस और बाकी सारी टॉप कंपनीज का अलग अलग वेटेज होता है इसमें, जिसका यूज करके ETFs क्रिएट किए जाते हैं। जैसे SBI ETF निफ्टी 50 एक फंड है जो निफ्टी के इंडेक्स को कॉपी करके इन्वेस्टमेंट करता है, जहाँ अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो फंड मैनेजर आपके पैसों का बिना दिमाग लगाए 9.83% रिलायंस में इन्वेस्ट करता है, 9.29% HDFC बैंक में, और इसी तरह बाकी सारी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट की जाते हैं। इन शॉर्ट देखा जाए तो इसके अंदर आप पूरे मार्केट में पैसे लगा रहे होते हो बजाय बस एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स देता है। 10th रियल एस्टेट। नाउ रियल एस्टेट से रिलेटेड बात मैंने अपने 21 एसेट्स दैट विल मेक यू फाइनेंशियली फ्री इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। प्लस कई सारे मैंने फ्री एसेट्स भी बताए हैं इस वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर चेकआउट कर लो। 11 बिजनेसेस। जब भी लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बारे में सुनते हैं तो जनरली वो स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हैं, जहाँ एंजल इन्वेस्टर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं, उन बिजनेसेस की ग्रोथ से पैसे कमाते हैं। बट इन रियलिटी आपको कोई भी बिजनेस अपना एसेट बनाने के लिए एंजल इन्वेस्टर बनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो जो छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहा हो, ट्रैक करना, और ये मुश्किल काम को ही आसान करता है IND मनी, जो मैं खुद भी यूज करता हूँ। इसकी हेल्प से आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हो। ये मुझे पर्सनली काफी यूजफुल ऐप लगा। अगर आप भी इस ऐप में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से जाके ये ऐप को डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।